हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। आज हम लोग जो है ना एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, और क्लास 10th के लिए VVI टॉपिक है, चैप्टर 4 है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले जानेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बिंदु होगा वो तमाम बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए लिखा हुआ पहले क्या है, राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से क्या करना, प्रेम करना, उसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। देखते हैं एक व्यक्ति होता है राष्ट्रद्रोही, जो अपने देश के प्रति प्रेम नहीं करता, वो उसको कहते हैं हम लोग राष्ट्रद्रोही बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम करना, यानी अपने देश से क्या करना, मोहब्बत करना, अपने देश से लगाव रखना, वही। और ये लगाव क्या होता है, एक भावना होता है, समझा बात को। एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक में, तो भारत का कोई एक खास भौगोलिक है और सामाजिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना जगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। आखिर राष्ट्रवाद हम लोगों के अंदर क्यों आया? आपको मालूम होगा कि लगभग हमारे देशों में 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, और शासन करने के साथ हमें जो है ना शोषण किया, हमें जो है ना धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमें क्या किया, प्रताड़ित किया। इसी वजह से हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जगी। इसका कई कारण है, जैसे 1878 ईस्वी को क्या हुआ कि एक तत्कालीन वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। उन्होंने क्या किया, एक कानून पास किया जिसका नाम था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस का मतलब था मीडिया, इस मीडिया पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। कहा गया था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर अखबार छापेगा या कोई भी चीज़ छापेगा तो सरकार से, अंग्रेज सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, अर्थात अगर अनुमति नहीं लेते हैं तो उन पर कार्रवाई करते थे। यही है 1878 ईस्वी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला है 1879 में आमर्स एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र रखना क्या किया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अच्छा, अस्त्र और शस्त्र, हथियार वगैरह क्या करता था, कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं रख सकते, ये गैर कानूनी था, है ना। अगला देखिएगा 1905 ईस्वी को अंग्रेज ने क्या किया, लॉर्ड कर्जन नामक व्यक्ति था, उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर यानी सांप्रदायिकता के आधार पर क्या किया, बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन वापस कर लिया था। ये पॉइंट आपको पूछा जाएगा कि बंगाल की विभाजन अंग्रेजों ने किस आधार पर किया था, तो याद रखिएगा सांप्रदायिकता के आधार पर, अर्थात हिंदू मुसलमान के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन नामक व्यक्ति था, और किसने वापस लिया था, लॉर्ड हार्डिंग नामक व्यक्ति है, उन्होंने क्या था, बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। क्लियर। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट है 1907 ईस्वी को कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। उसी में क्या हुआ, कांग्रेस 2 भागों में बट गया, और 2 भाग में बट करके कौन कौन भाग में बटा, एक का नाम रखा नरम दल और एक का नाम रखा क्या चीज, गरम दल। देखिए नरम दल का अर्थ होता है कि अंग्रेजों को भगाए, नॉर्मल रूप से भगाया जाएगा, उसे जो है मोहब्बत से भगाया जाएगा। बल्कि गरम दल का अर्थ था कि हम अंग्रेजों को भगाए लेकिन उसे मारपीट करके भगाएंगे, उसके साथ जो है ना गलत व्यवहार करके भगाया जाएगा। यही था नरम दल और गरम दल, है ना। आपको मालूम होगा कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे कि नहीं आए थे। इससे पहले क्या हुआ था, इंग्लैंड गए थे बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, वकालत की प्रैक्टिस किया था। आपको मालूम होगा कि किस भारतीय व्यक्ति के नेतृत्व में गया था, कहने पर गया था, तो दादा अब्दुल्ला नामक व्यक्ति था, याद रखिए। तो वही है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था ना, गोपाल कृष्ण गोखले था। कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को यह कहा था कि आप जो है ना पूरे साल क्या कीजिए, भ्रमण कीजिए, और भ्रमण करने के बाद जो है ना तभी आप क्या कीजिए, अंग्रेजों से भिड़िए। जब आपको मालूम हो जाएगा, सारे चीज़ के बारे में पता लगेगा कि कुन लोगों को कौन सा डिमांड है, है ना। इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया, 1915 को क्या किया, पूरे साल जो है ना वह लोगों के पास गया, लोगों को जाना कि लोगों की चाह क्या है, इच्छा क्या है, ये याद रखिएगा। तो उसके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, ये याद रखिएगा। इसके बाद 1916 ईस्वी को एक अधिवेशन होता है जिसका नाम होता है लखनऊ अधिवेशन। आपको मालूम होगा लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग को एक कर दिया था, और वहाँ पर कहा दिया कि अगर हम लोग एक नहीं रहेंगे तो
तो हम लोग क्या करेंगे, काटे चले जाएंगे। इसीलिए सभी लोग क्या है, एक होंगे तभी हमारा देश आज़ाद होगा। ये गांधी जी ने क्या किया, 1916 ईस्वी को लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। आपको मालूम होगा, अब अगला हम लोग क्या पढ़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह, है ना। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को हुआ था। देखिए चंपारण सत्याग्रह, आपको मालूम होगा यहाँ पर नील की खेती कराई जाती थी। अच्छा, नील की खेती एक बार करने से क्या होता था, उसकी जमीन बंजर हो जाती थी, उनकी उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती थी, समझे बात को। और अंग्रेज क्या करवाता था, जबरन नील की खेती करवाया जाता था। भारतीय किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों करे, क्योंकि जमीन बंजर होता, जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, और करते भी थे जो लोग जो है ना, उसे सही मुआवजा भी नहीं मिल पाता था। इसी वजह से क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, इसका नाम था राजकुमार शुक्ला। उन्होंने क्या किया, लखनऊ अधिवेशन जब हो रहा था तो उसी समय क्या हुआ, गांधी जी को बुलाने गए, गांधी जी को आमंत्रित किए थे कि आप जो ना सबसे पहले कहाँ आइए, चंपारण आइए, और चंपारण में जो सत्याग्रह कीजिए, क्योंकि चंपारण में नील की खेती कराया जा रहा है, वहाँ के किसान जो ना खाने को मोहताज है। इसी वजह से गांधी जी चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को शुरुआत करते हैं। तो देखिए भारत में पहली बार गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह शुरुआत करते हैं ना, वो 1917 ईस्वी को करते हैं, लेकिन अपने लाइफ में सबसे पहली बार कहाँ करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। क्लियर। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्या है, पॉइंट है। अब कौन कौन सा पॉइंट है, उन पॉइंटों को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर। तो चलिए, यहाँ लिखा हुआ है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिला से प्रारंभ किया गया था। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला द्वारा गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन के समय बिहार आने के लिए आमंत्रित किया। देखिए यहाँ पर जो है 3 कठिया प्रणाली लागू थी, है ना, 3 कठिया प्रणाली, ये याद रखिए। यहाँ लिखा हुआ 3 कठिया प्रणाली चंपारण की किसानों पर लागू था, ये याद रखिए। कहीं कहेगा कि मजदूरों पर लागू था, तो ये याद रखेगा मजदूरों पर लागू नहीं था, किस पर लागू था, किसानों पर लागू था। यानी 3/20 हिस्से पर क्या करते थे, नील की खेती करनी होती थी। अगला है चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या करता है, एक उपाधि देते हैं जिसका नाम होता है महात्मा की उपाधि। किसकी उपाधि, महात्मा की उपाधि। नेक्स्ट पॉइंट आइए, चंपारण सत्याग्रह की जांच करने के लिए क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई थी, है ना, इसका नाम था चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। इसी कमेटी के अनुशंसा के आधार पर 3 कठिया प्रणाली को क्या किया, समाप्त कर दिया गया था। किसके आधार पर, तो चंपारण सत्याग्रह के आधार पर क्या हुआ, 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगला पर बात करेंगे। अब चलिए हम लोग बात करेंगे, एक कानून है रॉलेट एक्ट कानून। देखिए रॉलेट एक्ट कानून क्यों लागू किया था। देखिए गांधी जी से वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज, कि अगर भारतीय व्यक्ति जो है ना प्रथम विश्व युद्ध लड़ने के लिए जाएगा तो हम देश को आज़ाद करवा देंगे। लेकिन लड़ने भी गए और अंग्रेज जीत भी गया, और हजारों हजार व्यक्ति भारत के मारे गए थे। तो इस खुशी में कि चलो भारत को अब आज़ाद करवा देगा, लेकिन नहीं किया तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या हुआ, प्रदर्शन होने लगा। इतना प्रदर्शन हुआ, सरकार क्या हुआ, मतलब सरकार क्या करता है, एक कानून ला करके रख देता है जिसका नाम होता है रॉलेट एक्ट कानून। इसे काला कानून के नाम से जानते हैं। इस कानून का अर्थ होता है कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, कि कोई भी भारतीय व्यक्ति लगता था कि नहीं ये देश को आज़ाद करने की बात कर रहा है, ये क्रांतिकारी है, तो उसे क्या करता था, गिरफ्तार कर लेता था, है ना। ये कानून कब लागू की गई थी, 1919 ईस्वी को। और दुख की बात तो यह है कि ना इसमें कोई दलील सुनता था, ना कोई अपील होता था, ना कोई वकील रखने के लिए दिया जाता था, है ना। यही लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया, देखिए राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियां, जो एक्टिव नेता थे ना, उन पर रोक लगाने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1919 को रॉलेट एक्ट कानून पारित किया। इस कानून में नो अपील, नो दलील, नो वकील का प्रावधान था। क्वेश्चन देगा कौन से कानून में नो वकील, नो दलील, नो अपील का प्रावधान है, तो रॉलेट एक्ट कानून है। देखिए रॉलेट एक्ट के कानून के खिलाफ क्या हुआ कि पंजाब के एक बाग था जिसका नाम था जालियांवाला बाग। उसी बाग में क्या होता था, एक शांतिपूर्ण जो है ना मतलब शांतिपूर्ण कार्यक्रम करना था। तारीख रखा गया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो हुआ क्या कि इस बाग में, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित पॉइंट पढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस बाग में क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। इसमें जो है ना गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर दिया था। देखिए ये कार्यक्रम हो रहा था, शांतिपूर्ण रूप से हो रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जनरल ओडायर आता है और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर गोलियां चलाने के आदेश दे देता है, और हजारों हजार व्यक्ति मारे चले जाते हैं। ये याद रखिएगा। जब
ये कांड को सुनकर के गांधी जी बड़े दुख होते हैं और गांधी जी के द्वारा जो गांधी जी को एक उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा जिसका नाम था कैसर-ए-हिंद की उपाधि, तो यही लिखा हुआ है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि अंग्रेजों को त्याग दे दिया गया था, रिटर्न कर दिया। वही लिखा हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या नाइट की उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। देखिए ये भी पॉइंट को याद रखिएगा, जो लोग जो है ना ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं ना, तो हम इसको शायद नहीं लिखाए होंगे कि जमनालाल बजाज ने कौन सा उपाधि त्याग दी थी, तो इसका नाम है राय बहादुर की उपाधि उन्होंने क्या किया था, त्याग दी थी। क्लियर हो गया। अब देखिए जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था तो उसकी जांच करने के लिए क्या हुआ, सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था हंटर आयोग, हंटर कमेटी। यही लिखा हुआ है कि जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्लियर हो गया। अच्छा, जलियांवाला बाग कांड से पहले क्या हुआ कि 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 2 स्थानीय नेता जिसका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू है ना, और एक का नाम था सत्यपाल मलिक, वो दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, उसी में क्या हुआ, एक बच्चा था जिसके माँ बाप मारे चले गए थे जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह इस घटना को देख रहे थे, तो उधम सिंह ने संकल्प लिया था इस डायर को मैं जरूर मारूंगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 13 मार्च 1940 ईस्वी में लंदन में चले गया था जनरल ओडायर। आपको मालूम होगा कि जब ये कांड हुआ तो जनरल ओडायर को बड़े ओहदा में भेज दिया। तो एक बच्चा था जिसका नाम था उधम सिंह, लगभग उन्होंने क्या किया, 20 साल अथक प्रयास कर करके कुछ रुपया जमाया है ना, जुड़ा करके उन्होंने क्या करते हैं, बंदूक खरीदा और बंदूक खरीद करके चले जाता है कहाँ पर, लंदन चले जाता है और वहीं पर क्या करता है, ये जनरल ओडायर को गोली से उड़ा दिया जाता है। वो था उनका संकल्प, उन्होंने संकल्प को पूरा कर लिया। अब चलिए खिलाफत आंदोलन पर बात करते हैं। देखिए खिलाफत आंदोलन जो है ना, आपको मालूम होगा कि तुर्की के मुसलमान जो है ना, तुर्की का जो शासक होता था ना, पूरी दुनिया के मुसलमान उसको अपना धर्म गुरु मानते थे, ये याद रखिएगा। लेकिन उनकी धर्म गुरु को अंग्रेज सरकार ने क्या किया, अपने अंडर में ले लिया। इसी वजह से भारत में एक आंदोलन शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा 1919 ईस्वी को तुर्की के शासक के समर्थन में शुरुआत की गई थी। क्लियर है। महात्मा गांधी 23 नवंबर 1919 ईस्वी को इसका अध्यक्ष बनता है और 1924 ईस्वी में तुर्की के खिलाफत का पद को क्या करता है, खुद वहां पर समाप्त कर दिया जाता है ऑटोमेटिक। बस इससे रिलेटेड यही आप पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलिए असहयोग आंदोलन पर बात करते हैं। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी की देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन है। कौन सा आंदोलन के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है ना, सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था। ये क्लियर हो गया। अब देखिए कब पारित हुआ, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है ना, सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हो रहा था, उसी अधिवेशन में पारित किया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यह था कि मुसलमान हिंदू को एक कर करके अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना। असहयोग का मतलब किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना था, जैसे जिसमें कहा गया था कि अंग्रेजों का दिया हुआ कपड़ा को बहिष्कार करो, शिक्षा को बहिष्कार करो, वकालत को बहिष्कार करो, यही कहा गया था। इसमें हम लोग अभी सब्जेक्टिव में भी बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये आंदोलन अच्छा से चल रहा था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के एक जगह पड़ता है चौरा चौड़ी, है ना, वही चौरा चौड़ी में क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, तो समझे बात को, यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के एक जगह पड़ता है गोरखपुर जिला में चौरा चौड़ी कांड हुआ था, है ना। ये कांड ऐसा हो गया था कि आपको मालूम होगा कि इसमें जो ना पुलिस कर्मियों को गोलियां चला दी, सॉरी हुआ क्या कि भीड़ चल रहा था, भीड़ चल रहे थे ना, इसी भीड़ में एक पुलिस ने क्या किया, किसी को गोली मार दिया। तो भीड़ गुस्सा के कारण क्या हुआ, पुलिस को रेगेट करके थाना में घुसा करके और थाना में ही आग लग दिया, जिसमें क्या हुआ 21 पुलिसकर्मी 21 पुलिस लोग मारे गए और एक पुलिसकर्मी जिसको हम लोग दरोगा बोलते हैं वो मारे चले गए थे। इसी वजह से गांधी जी नाराज हो जाते हैं और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने क्या करता है, असहयोग आंदोलन वापस ले लेता है। समझे बात को। ये है आपका असहयोग आंदोलन से रिलेटेड, खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड, जलियांवाला बाग से रिलेटेड। समझे बात को। तो आप इसको समझिए। अगला पार्ट में हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर और जो भी पॉइंट होगा उन पर बात करेंगे।